हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रही होगी और उसी शानदार पढ़ाई पर चार चांद लगाने के लिए हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है। सीरीज़ है हमारी आर्ट एंड कल्चर की और जिसमें हम नितिन सिंघानिया बुक को कवर करेंगे। और आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेजेस इन इंडिया। गाइस, हमने स्टार्टिंग की है कल्चर पार्ट से, क्योंकि परफॉर्मिंग और जो आर्किटेक्चरल वगैरह है वो सब हम बाद में कवर करेंगे। पहले हम अभी क्योंकि एंशियंट इंडिया कवर कर चुके हैं तो पहले जो उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लेते हैं। सो हमने स्टार्ट किया है कल्चर से इस बुक को, और जिसमें लैंग्वेज है, लैंग्वेजेस इन इंडिया। द राइटिंग्स ऑफ द ह्यूमन beings during the entire era of history have reflected the culture, lifestyle, society and the polity of contemporary society. देखो, हमने एंशियंट इंडिया को कवर किया था, पूरी हिस्ट्री डिटेल में पढ़ी थी। अब वो हिस्ट्री हमें कहाँ से पता चली? जितनी भी हिस्ट्री हमने एंशियंट इंडिया की निकाली वो हमें ज़्यादातर कहाँ से मिली है? जो लिटरेरी बुक्स हैं वहाँ से मिली है। देखो, अब आप ये कहोगे कि नहीं मैम, हमें तो कुछ आर्कियोलॉजिकल फैक्ट जो चीज़ें हैं वो भी मिली थी, कुछ एविडेंसेस मिले थे, कुछ हमें घड़े मिले थे, कुछ ज्वेलरीज मिली थी, कुछ घर बने हुए उनके रिमेन्स मिले थे, कुछ पैलेसेस के रिमेन्स मिले थे। हमने उससे भी तो पता लगाया था। यस, हमने उन सब से पता लगाया, इनफैक्ट कॉइन से भी पता लगाया था। लेकिन अब वो चीज़, उसमें श्योरिटी कहाँ से आई थी? ठीक है, कोई चीज़ किस एरा से बिलोंग करती है, ठीक है, कौन से किंग से बिलोंग करती है, ये सारी चीज़ें हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे थे जब हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल रहे थे। लेकिन श्योरिटी हमें तब मिली जब हमें उससे रिलेटेड कुछ भी रिटन चीज़ मिली और वो हम पढ़ने में काबिल हो गए थे, राइट? तो वो रिटन चीज़ें मिली, ठीक है, उसी को हमने क्या बोला है कि लिटरेरी सोर्सेस हैं, है ना? यही तो बोला था। तो जो भी हम लिखते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है कि हमें उस जगह के बारे में, उस टाइम के बारे में, क्या होता है कि उसकी कल्चर, सोसाइटी के बारे में, लाइफ स्टाइल कैसा है, ठीक है, उस टाइम की पॉलिटी कैसी है, मतलब किंग है या फिर इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेसी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। यही यहाँ पर बताया गया है। जो ह्यूमन बींग्स हैं जो राइटिंग वो करते हैं, उससे हमें उस पूरे एरा की कल्चर, लाइफ स्टाइल, सोसाइटी, पॉलिटी सब कुछ पता चल जाता है। देखो, एंशंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा भी था कि मान लो हमने अगर गुप्तास के बारे में पढ़ा तो उनमें उनका रिलीजियस क्या बिलीव थे वो भी पढ़ा था, हमने उनकी पॉलिटी पूरी समझी थी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था सब समझा था। तो ये सब कैसे पता चला था? कुछ सोर्सेज के नाम मैंने आपको बताए थे, है ना? वहाँ से हमने ये पता लगाया था। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। In this process, each culture evolved its own language and created a huge literary base. अब जब लिखने की बात आई तो हर एक कल्चर ने अपना नया नया कुछ ना कुछ स्टाइल निकाला था लिखने का, और इससे अलग अलग लैंग्वेजेस बन गई। अब इंडिया में, अब हम बच्चे तो हैं नहीं लेकिन बचपन से पढ़ते आए हैं कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, पढ़ते आए हैं। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस कहाँ से आई हैं कि अलग अलग रीजन में लोग रहते थे, वो अलग अलग, उनकी जो बोलने का स्टाइल था वो अलग होता गया, और फिर उसी के साथ में लिखने का भी स्टाइल अलग होता गया। इससे क्या हुआ? लैंग्वेजेस अलग अलग वहाँ पर इवॉल्व होती गई। This enormous base of literature provides us a glimpse of evolution of each of its languages and culture throughout the span of centuries. अब जो अगर हम लिटरेचर को पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इस लिटरेचर को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस इवॉल्व होती गई, कैसे कल्चर डेवलप होते गए हैं अलग अलग सेंचुरीज में, ठीक है। अब जैसे हम पढ़ते ही हैं कि भाई गुप्तास ने संस्कृत को पैटर्नाइज किया था, राष्ट्रकूट में कन्नड़ का डेवलपमेंट हुआ था, पाल्स के टाइम पर बंगाली लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ था। ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर रखी हैं, ठीक है। तो हमें पता चला कि कैसे कैसे जो लैंग्वेजेस हैं वो बनती चली आ रही हैं। Language, in its literary meaning, is a system of communication through speech, a collection of sounds that a group of people understand to have the same meaning. लैंग्वेज, वैसे देखो अब लैंग्वेज का आखिर मतलब होता ही क्या है? तो लैंग्वेज एक सिस्टम है। किस चीज़ का सिस्टम है?
कि भाई कम्युनिकेशन कैसे करेंगे हम अपने विचार जो हैं, हमारे अंदर की फीलिंग्स हैं, वो कैसे दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, कैसे उनको समझा पा रहे हैं, ठीक है, अपने बोलने के तरीके से, उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। अब ऐसा नहीं हो कि हम जो कह रहे हैं वो दूसरा कुछ और ही समझ जाए, जिस मीनिंग में हम समझाना चाह रहे हैं वही सामने वाला समझता है, उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज। ठीक है, अगर मान लो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमें प्यास लगी है, ठीक है, सामने वाला समझ रहा है कि हमें। A language family includes individual languages related through a common ancestor that existed before the recorded history. अब देखो, हमारी फैमिली की पहले बात करो, लैंग्वेज लैंग्वेज की तो बाद में करते हैं। हमारी फैमिली कैसी है, ठीक है, हमारी फैमिली में कौन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं भाई, भाई होते हैं, बहन होते हैं, चाचा ताऊ, ठीक है, मामा मामी, सब लोग, बहुत सारी रिलेशंस होते हैं, वो उस सबको मिलाकर क्या कहते हैं कि भाई फैमिली है। वो फैमिली कहाँ से निकल कर आती है भाई, कि एक एंसेस्टर होते हैं जिनके बच्चे फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे, इस तरीके से फैमिली बन जाती है। ऐसे ही लैंग्वेज की बात करें कि लैंग्वेज की फैमिली कैसी होती है, तो एक एंसेस्टर होता है भाई लैंग्वेज का भी, ठीक है, कोई पुरानी कोई आपकी लैंग्वेज होगी, उससे अलग 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 वो मॉडिफाई होती गई और अलग अलग लैंग्वेज बनती गई, और इन सारी लैंग्वेज को मिलाकर बोल दिया जाता है कि लैंग्वेज फैमिली है। डायलेक्ट इज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन अ लोकल एरिया। अब जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, बोली, जिसको बोलते हैं हम बोली, ठीक है, कि यहाँ की बोली ऐसी है, वहाँ की बोली ऐसी है, उन लोगों की बोली ऐसी है, ठीक है, जैसे हरियाणा की बोली बहुत अच्छी लगती है, कि राजस्थान की बोली बहुत अच्छी लगती है, गुजराती बोली बहुत अच्छी लगती है। ये क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके से वो लैंग्वेज को बोला जा रहा है, वो होता है आपका डायलैक्ट, ठीक। It should be noted that several dialects can be derived from a particular language. कोई लैंग्वेज तो एक ही है, लेकिन उसके डायलैक्ट्स अलग अलग तरीके की हो सकते हैं। हिंदी की बात कर लो, ठीक है, अब हिंदी में सेम चीज़ को आप एक गुजराती लोग से बुलवा कर देखो, एक हरियाणा के लोग से बुलवा कर देखो, एक यूपी के लोग से बुलवा कर देखो, हर कोई सेम थिंग को अलग अलग तरीके से बोलेगा, ठीक है, वही होता है डायलेक्ट। मतलब क्या, कि लैंग्वेज तो एक होगी लेकिन डायलेक्ट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। द लैंग्वेजेस स्पोकन अराउंड द वेरियस कॉर्नर्स ऑफ इंडिया belong to several language families where most of them belong to the Indo-Aryan group of languages. इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो अलग अलग लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इंडो आर्यन ग्रुप है, उससे बिलोंग करती हैं। दिस इंडो आर्यन ग्रुप हैज़ बीन वॉर्न आउट द इंडो यूरोपियन फैमिली। अब ये जो इंडो आर्यन ग्रुप है ये कहाँ से आया है, इंडो यूरोपियन फैमिली से आया है। However, there are some language groups which are indigenous to the Indian subcontinent. तो फिर क्या हमारे पास खुद का कुछ नहीं था? नहीं, हमारे पास में भी बहुत सारी लैंग्वेज ग्रुप ऐसी हैं। अब क्या करेंगे, अब जो इंडिया की लैंग्वेजेस हैं इनको हम क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। लैंग्वेजेस इन इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग मेजर सब ग्रुप्स। इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं उनको कुछ हमने बड़े बड़े ग्रुप्स बनाए हैं, उसके अंदर डाल दिया है जिससे कि हम उसको अच्छे से पढ़ सकें। जिसमें पहला ग्रुप है इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ द लार्जर इंडो यूरोपियन फैमिली। जैसे कि हमने पहले ये भी देखा था कि इंडो आर्यन ग्रुप कहाँ से आया है, इंडो यूरोपियन फैमिली से आया है, तो उसी की एक छोटी सी ब्रांच है इंडो आर्यन ग्रुप। जो इंडिया में कैसे आया, जब आर्यंस इंडिया में आए तो उनके साथ में इंडो आर्यन भी आ गई, लैंग्वेज भी आ गई। अब भाई आप कहीं जाओगे तो आप जैसे बोलते हो वो भी तो जाएगा, साथ में आपकी बोली भी तो जाएगी, आपकी लैंग्वेज भी जाएगी। ऐसे ही जब आर्यंस आए थे, हमने पढ़ा था ना, वैदिक पीरियड सारा पूरा पढ़ा हुआ है एंशियंट हिस्ट्री में, तो वही तब उसमें क्या हुआ था, आर्यंस आए थे, तो आर्यंस जब आए तो इंडो आर्यन लैंग्वेज को भी साथ में ले आए। It is the largest language group of India and around 74% Indians speak those languages which belong to this group. अब बात की जाए कि इंडिया में जो लार्जेस्ट लैंग्वेज ग्रुप आखिर कौन सा है, तो वो कोई और नहीं है बल्कि कौन सा है, इंडो आर्यन ग्रुप ही है, जिसमें क्या कहा गया है
कि लगभग 74% इंडियन ऐसे हैं जो कि इंडो आर्यन लैंग्वेज को ही बोलते हैं। दिस लैंग्वेज ग्रुप इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब क्या कहा गया है, जो इंडो आर्यन ग्रुप है इसको भी 3 अलग अलग ग्रुप, कौन सी है, पहली है ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप, ठीक है। दिस ग्रुप हैज इट्स डेवलपमेंट अराउंड 1500 BC एंड संस्कृत वाज बोर्न आउट ऑफ दिस ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1500 BC पहले ये डेवलप हुआ था और यहाँ से निकली कौन सी लैंग्वेज है, संस्कृत, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए कि भाई संस्कृत कहाँ से आई है, इसी ग्रुप से आई है। The ancient form of Sanskrit is what we find in the Vedas. अभी जो संस्कृत चल रही है, जो हमने बचपन में अपने स्कूल में पढ़ी थी, वो संस्कृत वैदिक संस्कृत नहीं है। एंशियंट फॉर्म जो था संस्कृत का, वो वेदास जिस लैंग्वेज में लिखे गए हैं वो है एंशियंट फॉर्म किसकी, संस्कृत की। इवन उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र वर ऑल रिटन इन संस्कृत। क्या वेदा ही संस्कृत में लिखे गए थे, नहीं, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र ये सब भी संस्कृत में ही लिखे गए थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिनकी मदर कौन है, संस्कृत। मतलब क्या, कि संस्कृत से ही कई सारी इंडियन लैंग्वेजेस जो है निकल कर आती हैं। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाइवर्सिटी एंड रिचनेस ऑफ आवर कल्चर हैज़ बीन पॉसिबल ऑल बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज ड्यूरिंग दोज टाइम। अब जो हमारा कल्चर है, ठीक है, वो उसकी कितनी डाइवर्सिटी है, कितना डाइवर्स कल्चर है, कितना रिच है हमारा कल्चर, ये सब हम कैसे पता चल पाया है, ये हमें सिर्फ इसलिए पता चल पाया है क्योंकि उस टाइम पर संस्कृत लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो चुकी थी। अब संस्कृत लैंग्वेज डेवलप हो गई थी, इट मीन्स कि संस्कृत में लिखाई भी हुई, तो लोगों ने लिखा भी होगा, और वही जो लिखा था वही आज हम पढ़ लेते हैं और समझ पाते हैं कि पहले कैसा था हमारा इंडिया। इट इज़ द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। अगर बात की जाए कि हमारी कंट्री में सबसे एंशियंट लैंग्वेज कौन सी है, तो वो संस्कृत ही है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस लिखी गई हैं, उसमें लिस्टेड हैं 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। तो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में क्या संस्कृत इंक्लूडेड, संस्कृत हमारी इतनी पुरानी लैंग्वेज है, क्यों नहीं इंक्लूड होती, तो संस्कृत इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं कि आखिर संस्कृत कैसे डेवलप हुई थी। द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत ग्रामर बिगैन विथ पाणिनि इन 400 BC। जो संस्कृत ग्रामर है, ठीक है, वो कब डेवलप हुई थी, पाणिनि ने बुक एक लिखी थी और उसी के साथ में 400 BC में संस्कृत की ग्रामर डेवलप हो गई। कौन सी बुक लिखी थी पाणिनि ने, अष्टाध्यायी। ये आपको याद रखना है कि पाणिनि ने कौन सी बुक लिखी है, अष्टाध्यायी, और वो संस्कृत ग्रामर थी, ठीक है, ओल्डेस्ट बुक है संस्कृत ग्रामर की। Some of the Buddhist literature belonging to Mahayana and Hinayan school are even written in Sanskrit language। अब आप बोलेंगे कि मैम महायान क्या होता है, हिनायान क्या होता है, तो टेंशन मत लो, आगे जो चैप्टर हमारा आने वाला 3rd या 4th चैप्टर होगा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में ही होगा, उसमें डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल तो इतना समझ लो कि बुद्धिज़्म जो है उसके ही 2 पार्ट होते हैं, महायान एंड हिनायान। महायान में मूर्ति की पूजा की जाती है और हिनायान में नहीं की जाती है। हिनायान को ओल्ड स्कूल माना जाता है, महायान को नया माना जाता है, ठीक है। तो दोनों ही जो स्कूल हैं, ठीक है, बुद्धिज़्म के, वो उसमें जो लिखा है, जो बुक्स लिखी हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड, वो भी संस्कृत में लिखी गई हैं, ठीक है। अब आप ये मत बोलना कि पाली में लिखी हैं मैम, पाली में भी लिखी गई हैं और संस्कृत में भी लिखी गई हैं। द बुक महावस्तु ऑफ हिनायान स्कूल इज अ ट्रेजर ऑफ स्टोरीज। हिनायान स्कूल की एक बुक है महावस्तु, उसमें क्या है, बहुत सारी स्टोरीज हैं। ललित विस्तार, द मोस्ट सेक्रेड महायान टेक्स्ट एंड अश्वघोष बुद्धा चरित्र वर ऑल्सो रिटन इन संस्कृत। ललित विस्तार जो है वो कौन से सेक्ट को बिलोंग करती है, महायान, ठीक है।
महायान जो सेक्ट है हमारा बुद्धिज्म का, उसको बिलोंग करती है ललित विस्तार एंड अश्वघोष की बुद्धा चरित्र भी किस में लिखी गई है? संस्कृत में। संस्कृत इज द ओनली लैंग्वेज दैट ट्रांसेंडेड द बैरियर्स ऑफ रीजन एंड बाउंड्रीज। अब देखो, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। लेकिन संस्कृत का क्या हाल था भाई? संस्कृत ऐसी लैंग्वेज बनी जिसने जो रीजन, बाउंड्री, इस सब के वेरियर्स को तोड़ दिया। ठीक है, हर एक रीजन में बहुत सारी बाउंड्रीज को तोड़ फोड़ के हर जगह संस्कृत को बोला जाना था। ठीक है, नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक इंडिया में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था जहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज ना बोली गई हो या फिर वहाँ से कोई कंट्रीब्यूशन संस्कृत में ना मिला हो। The various literatures in Sanskrit language have been discussed in the chapter on literature. अब हमारा आगे एक चैप्टर आएगा लिटरेचर में। ठीक है, लिटरेचर जो जिसमें हम लिटरेचर सारी बुक्स किसने कौन सी लिखी ये सब पढ़ेंगे। उसमें हम संस्कृत में कौन कौन सी बुक्स किसने लिखी हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। द चेस्ट फॉर्म ऑफ संस्कृत डेवलप्ड इन बिटवीन 300 BC to 200 BC। अब जो संस्कृत जो है उसका डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ है? 300 BC से 200 BC तक। फिर रिफाइंड वर्जन वैदिक संस्कृत में आया है। फर्स्ट एविडेंस की संस्कृत कहाँ पर यूज हुई है? तो रुद्र दमन का जो इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ में, अभी गुजरात में मिलता है ये, तो वहाँ पर संस्कृत पहली बार यूज हुई है। आपको याद रखना है कि रुद्र का इंस्क्रिप्शन है किस लैंग्वेज में है? इट्स इन संस्कृत। However, it was the Gupta period when the use of Sanskrit in poetries can be traced. अब गुप्ता पीरियड में क्या हुआ? पोइट्रीज में भी, मतलब पोएम्स भी लिखी जा रही हैं, कथाएं सब कुछ लिखा जा रहा है। ठीक है, किसी के बारे में पोएम लिखी जा रही है, कोई किंग है उसकी सारी स्टोरी लिखी जा रही है, उसके ऑर्डर्स हैं वो लिखे जा रहे हैं, सब कुछ संस्कृत में लिखा जा रहा था। दिस इज टोटली अ पीरियड ऑफ creation of pure literature which is evident in the works as महाकाव्य, खंड काव्य। ठीक है, गुप्ता पीरियड में ही महाकाव्य लिखे गए हैं, खंड काव्य लिखे गए हैं, एंड दे ऑल आर इन संस्कृत। इन द फील्ड ऑफ संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर की बात करें तो ये जो पीरियड है इसको बोला जाता है पीरियड ऑफ यूनिक क्रिएशन। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत वैरायटी के लिटरेरी वर्क्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं। कब? गुप्ता पीरियड में। Another important aspect of it is related to ornate style in literary works. Many of the places developed during Gupta period is also written in Sanskrit. बहुत सारी places जो गुप्ता पीरियड में डेवलप हुई थी वहाँ पर भी संस्कृत बोली भी गई और लिखा भी गया है। वहाँ पर जो भी लिखा गया वो संस्कृत में लिखा गया। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो प्लेसेस हैं, फीचर्स ऑफ दीज प्लेसेस वाज द यूज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज बाय द कैरेक्टर ऑफ हाई वर्ण। संस्कृत जो है वो ऊंची जाति के जो लोग थे, वर्ण सिस्टम चलता था ना, हमने पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री में, तो वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हाई वर्ण के लोग थे वही संस्कृत बोल सकते थे गुप्ता पीरियड में। और जो वीमन हैं, शूद्र हैं, इनको बहुत छोटा माना जाता था। ठीक है, वीमन को तो बिल्कुल पैसिव माना जाता था, शूद्र को तो इंसान माना ही नहीं जाता था। तो इन लोगों के लिए क्या था कि आप बोलोगे प्राकृत। ये तो हो गया ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप। अब देखते हैं मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप के बारे में। द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस सब ग्रुप इज बिटवीन 600 BC to 1000 AD। अब ये जो मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप है ये कब डेवलप हुआ है? 600 BC से 1000 AD के बीच का जो पीरियड है, इस टाइम पर जो संस्कृत डेवलप हुई है उसको बोला गया है कि मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप की संस्कृत जो है वो डेवलप हुई है। यहाँ पर क्या हुआ कि धीरे धीरे प्राकृत लैंग्वेज जो थी उसका भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। प्राकृत का मतलब क्या होता है? नेचुरल, ओरिजिनल कोई चीज़ होना। ठीक है, and which explains to us that it did not have strict rules of usage and was the common tongue। ठीक है, क्या बोला गया है कि संस्कृत में बहुत सारे रूल्स थे। संस्कृत को वीमन नहीं बोल सकती थी, संस्कृत को शूद्र नहीं बोल सकते थे, लेकिन प्राकृत के साथ ऐसा कुछ नहीं था। प्राकृत के साथ में जिसका मन है वो बोले। ये तो कॉमन जो लैंग्वेज हो गई थी इस टाइम पर वो प्राकृत हो गई थी। प्राकृत इज अ ब्रॉडर टर्म
under which all the Middle Indo-Aryan group languages generally clubbed together. प्राकृत क्या है, एक बहुत बड़ा ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे कि अर्धमगधी, पाली, अपभ्रंश जो है, ये 3-4 लैंग्वेजेस हैं जिनका प्राकृत जो है वो किसके साथ में जुड़ी हुई थी, कॉमन लोगों के साथ में। आम आदमी की भाषा कौन सी थी, प्राकृत थी। वहीं पर संस्कृत ऑर्थोडॉक्स थी, इसके फिक्स्ड रूल्स थे, और बहुत जो महान विद्वान लोग हैं ना वही संस्कृत को बोलते थे। अभी भी देख लो भाई, मंत्र पढ़ने बैठते हैं, पंडित जी आ रहे हैं, आधे मंत्र बोल जाते हैं, हमको समझ ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं। भले वो कुछ भी गलत तिकड़म पिकड़म बोल दें, लेकिन हमको समझ ही नहीं आता। क्या बोलते हैं हम कि भाई संस्कृत में तो इन्हीं का चलेगा भाई, ठीक है, संस्कृत तो इन्हीं के बस की है, यही बोलेंगे, ठीक है, यही ये मंत्र वंत्र बोलेंगे। हाँ, हम लोगों को भी थोड़ा बहुत मंत्र आते हैं, लेकिन भाई डिटेल में सारे मंत्र तो भाई पंडित ही बोलेंगे, है ना। तो अभी भी वो चीज़ थोड़ी थोड़ी कंटिन्यू चली आ रही है, लेकिन उस टाइम पे बहुत रिजिड थी। उस टाइम पे क्या था कि संस्कृत सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स बोलेंगे, जो इलाइट क्लास है वो बोलेगा, जो बहुत विद्वान लोग हैं वही बोलेंगे। प्राकृत पे कोई भी बोले, प्राकृत सबको बोलना है, ठीक है। द राइटिंग ऑफ टेक्स्ट इन प्राकृत इज रिलेटिवली अ लेट डेवलपमेंट एज कंपेयर टू संस्कृत। बोलना तो शुरू कर दिया था, लेकिन जब लिखने की बात आई तो संस्कृत में पहले लिखना शुरू हुआ था, प्राकृत में बाद में। प्राकृत एंड अर्धमगधी लैंग्वेजेस वर यूज्ड इन द जैन आगम्स, ठीक है। जैन में जो आगम है, ठीक है, वहाँ पर प्राकृत और अर्धमगधी का यूज हुआ है। It is important to note that the period of transition from one language or dialect to another is slow and cannot be separated into a strict chronological period. लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए हमें क्या, कि जो पीरियड है कि एक लैंग्वेज जो है वो दूसरी लैंग्वेज में कब बदल गई, ये बहुत स्लोली होता है। ऐसा नहीं कि आज हम संस्कृत बोल रहे थे, कल सब हिंदी बोल रहे हैं, परसों देख रहे सब इंग्लिश बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। बहुत स्लोली स्लोली ऐसा चेंजेस आते हैं। और ये कब ये चेंज हुआ है, ये एकदम से एग्जैक्ट प्राकृत लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेजेज आती हैं, अब हम ये देख लेते हैं। अभी देखा था ना कि प्राकृत तो बहुत ब्रॉड है, इसके अंदर कई सारी लैंग्वेजेस समा गई। कौन कौन सी, पहली है पाली। कहाँ बोली जाती है, मगध में बोली जाती थी पाली। इट वॉज पॉपुलर ड्यूरिंग 5th to 1st century BC। कब ज़्यादा बोली जाती थी, 1st century BC और 5th century BC के बीच में। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू संस्कृत। संस्कृत से ही निकल के आई ये सारी लैंग्वेज, तो उससे रिलेटेड भी है। और जो टेक्स्ट है पाली में, उसकी स्क्रिप्ट क्या होती थी, उसकी स्क्रिप्ट होती थी ब्राह्मी। बुद्धिज़्म में ज़्यादातर जो लिखा गया है वो पाली में लिखा गया है, जैसे त्रिपिताका बुद्धिज़्म में लिखी गई हैं, ठीक है। वो तीनों की तीनों पाली में लिखी गई हैं। इट सर्व्स एज अ लिंगुआ फ्रैंका थेरावादा बुद्धिज़्म। अब मैम थेरावादा बुद्धिज़्म क्या होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम बुद्धिज़्म वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी जल्दी ही पढ़ने वाले हैं, तब हम इसको भी बहुत डिटेल में समझेंगे। It is believed that Buddha himself did not speak in Pali but gave his teachings in Ardh-Magdi language. अब बात यह आती है कि बुद्धा पाली बोलते थे क्या। देखो, ये माना जाता है कि बुद्धा खुद तो पाली नहीं बोलते थे, लेकिन उन्होंने जो प्रीचिंग्स दी हैं वो अर्धमगधी लैंग्वेज। अब मगधी प्राकृत क्या है, या फिर अर्धमगधी जिसमें बुद्धा ने प्रीचिंग्स दी हैं वो क्या है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ प्राकृत, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इसका लिटरेरी यूज़ जो है, जब संस्कृत धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी, कम हो गया था उसका यूज़, तब इसका यूज़ बढ़ गया था, ठीक है। 1000 AD की बात है, एंड स्टार्टेड द डेवलपमेंट ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। बुद्धा एंड महावीर परहैप्स स्पोकन अर्धमगधी। ऐसा माना जाता है कि जो बुद्धा हैं और जो महावीर हैं, दोनों ही अर्धमगधी में बोलते थे। कुछ महाजनपद और मौर्य डायनेस्टी की भी कोर्ट में जो यूज़ होने वाली लैंग्वेज थी वो अर्धमगधी थी। कुछ सेवरल जैन टेक्स्ट हैं, रॉक एडिक्ट्स भी हैं शोका के, वो अर्धमगधी में लिखे गए हैं। और इसी के बाद में बंगाली, असमी, उड़िया,
अब कौन सी लैंग्वेज है जो प्राकृत के अंदर आती है? वो है शौरसेनी। ये कैसी है? इट वॉज वाइडली यूज टू राइट ड्रामास। मिडिवल इंडिया में बहुत सारे ड्रामास लिखे गए हैं, तो जो ड्रामास हैं उनको लिखते टाइम शौरसेनी का यूज होता था। कई सारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो नॉर्थ इंडिया में बोली जाती हैं, वो यहीं से निकल कर आई हैं। जैन मॉन्क्स जो हैं उन्होंने क्या करा है, रोट मेनली इन दिस वर्जन ऑफ प्राकृत। इसी में जैन मॉन्क्स लिखते थे, इसी लैंग्वेज में, जैसे कि षटकांड गाम, ठीक है, ये लिखा है शौरसेनी में। ये दिगंबर्स को बिलोंग करता है। उसके बाद में महाराष्ट्री प्राकृत, ये कैसी है? तो 9th सेंचुरी एडी तक बोली जाती थी। ये जो है मराठी और कोंकणी की मदर है। भाई क्या मराठी और कोंकणी की मदर कैसे? मतलब कहने का ये है कि जो मराठी लैंग्वेज है, जो कोंकणी लैंग्वेज है, जो अब बोली जा रही है, वो लैंग्वेज यहीं से निकल कर आती है। इट वॉज यूज्ड वाइडली इन वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। इट वॉज ऑफिशियल लैंग्वेज। किस डायनेस्टी की ऑफिशियल लैंग्वेज थी? सतवाहना की। ठीक है। गहाकोश जो किंग हाला ने लिखी है, गौतबहु जो है बकपति ने लिखी है, ये दोनों ही जो लिटरेरी। नेक्स्ट लैंग्वेज इज इलू। इलू लैंग्वेज, यस, ये एंशियंट फॉर्म है जो सिन्हाला लैंग्वेज श्रीलंका में बोली जाती है उसका। ठीक है। फिर अब पैशाची। पैशाची क्या है? ये भूत भाषा है, मतलब डेड की लैंग्वेज है, जो लोग मर गए उनकी लैंग्वेज है, और प्राकृत मानी जाती है कि ये प्राकृत है। गुणध्यास की जो बृहद कथा है वो एक एंशियंट एपिक है जो कि पैशाची में ही लिखा गया है। इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में आती है अपभ्रंशा। इसको देख लेते हैं। 6th और 7th सेंचुरी तक जो अपभ्रंशा है, इसको बोला जाता है कि इसमें कोई ग्रामर नहीं है, करप्ट लैंग्वेज है, ये आई निकल कर, इसका डेवलपमेंट हुआ। अपभ्रंशा इज ऑल्सो एन अम्ब्रेला टर्म। जैसे प्राकृत के अंडर बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, ऐसे अपभ्रंशा के अंडर भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं, जो कि मॉडर्न जो लैंग्वेजेस हैं, कुछ लैंग्वेजेस यहाँ से निकल कर आती हैं। धीरे धीरे ये एक लिटरेरी लैंग्वेज बन गई और कई सारे टेक्स्ट लीजेंड्स इस लैंग्वेज में लिखे जाने लगे। 7th सेंचुरी में इसकी अपनी ही एक पहचान बन गई थी। दिस कैन बी हाईलाइटेड बाय द फैक्ट, अब कैसे हम ये कह सकते हैं, जो बहामाहा है, एक जो पोइट थे, बहुत फेमस पोइट थे कश्मीर के, उन्होंने क्या करा था, अपनी पोइट्री को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंशा में डिवाइड कर रखा था। उसके बाद में डांडी जो हैं उन्होंने बोला कि अपभ्रंशा क्या है, कॉमन जो लोग हैं उनकी बोली है। बहुत सारे जैन मॉन्क्स स्कॉलर्स ने भी अपभ्रंशा में मेजर टेक्स्ट एंड राइटर्स कौन से हैं? पुष्पदंत ने लिखी है महापुराण, धनपाल ने लिखी है भाविष्यत कहा। ठीक है। अब मॉडर्न लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हिंदी, असामीज, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, उड़िया, उर्दू, ये सब जो है मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप है। ठीक है। लैंग्वेजेस जो है 1000 AD के बाद में ये सारी लैंग्वेजेस डेवलप हुई हैं, मेनली नॉर्थ वेस्ट बोली जाती हैं। अब देखते हैं कुछ ड्रेविडियन लैंग्वेजेस को भी। दिस ग्रुप comprises mainly of these languages spoken in the southern part of India. देखो, अभी हमने ये चीज़ कवर नहीं की है क्योंकि हमने कल्चर से ही स्टार्ट किया है अपनी इस बुक को, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी इस बुक को पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि टेम्पल आर्किटेक्चर में क्या होता है कि एक नागर स्टाइल होता है ब्रॉडली और एक होता है ड्रेविडियन स्टाइल। ठीक है। नागर नॉर्थ इंडिया के लिए यूज़ किया गया है और ड्रेविडियन साउथ इंडिया के लिए है। सेम अप्लाइज हेयर ऑल्सो। जो ड्रेविडियन लैंग्वेजेस हैं वो साउथ इंडिया की हैं। ठीक है। जो हमने देखा था कि 74% लैंग्वेजेस तो हमारी आ जाती हैं इंडो आर्यन की, जो नॉर्थर्न इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया बोला जा रहा है। बची हुई 25% जो हैं वो इस ग्रुप में आती हैं। प्रोटो ड्रेविडियन गेव राइज टू 21 ड्रेविडियन लैंग्वेजेस।
ठीक है, 21 द्रविडियन लैंग्वेजेस प्रोटो द्रविडियन से निकल कर आती हैं और इनको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड करा है। नॉर्थ ग्रुप में कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? नॉर्थ में भी 3 लैंग्वेजेस आती हैं, ब्राहुई, माल्टो, कुरुक। ब्राहुई is spoken in Balochistan, Malto, tribal area Bengal, Odisha, while Kuruk Bengal, Odisha, बिहार, मध्य प्रदेश। याद रख लो भाई, ब्राहुई जो है वो बालोचिस्तान में बोली जाती है, माल्टो हमारे इंडिया में बोली जा रही है, कहाँ पर? बंगाल और उड़ीसा में। कुरुक बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश में बोली जा रही है। देखो नॉर्थ इंडिया का ही पार्ट चल रहा है इसलिए नॉर्दर्न ग्रुप बोल दिया इसको। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट दी सेंट्रल ग्रुप। सेंट्रल ग्रुप की बात करें तो 11 लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं इसमें। गोंडी, खोंड, कुई, मांडा, परजी, गदवा, कोलमी, पेंगो, नाइकी, क्यूबी, तेलुगु। कुछ तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि कुछ ट्राइब्स के नाम हैं, ट्राइब्स के नाम पर ही ये लैंग्वेजेस रख दी हैं। और कुछ जैसे तेलुगु, आपने कई सारी सदर्न इंडिया की मूवीज़ देखी होंगी तेलुगु में, ठीक है, तो ये भी आप जानते ही हैं। बाकी कुछ का नाम नहीं सुना होगा अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो, है ना। चलो कोई नहीं, ये भी याद हो ही जाएगा। ओनली तेलुगु बिकेम अ सिविलाइज्ड लैंग्वेज एंड इज स्पोकन इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, वेयर अदर्स आर ट्राइबल लैंग्वेजेस। ऑब्वियसली हमने पहले ही देखा था, ट्राइब्स जो हैं उनके ही नाम दिख रहा है, जैसे खोंड है, कुई है, ठीक है, गोंडी है, गोंड ट्राइब्स का इसमें दिख रहा है हमको। तो सिर्फ जो तेलुगु है उसको ही हम क्यों जानते हैं? क्योंकि तेलुगु ही ऐसी लैंग्वेज बन पाई जो सिविलाइज्ड बनी और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है, बाकी सब तो ठीक। नेक्स्ट है सदर्न ग्रुप। सदर्न ग्रुप में कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? देखो एस फॉर सदर्न, एस फॉर 7, ठीक है, तो 7 लैंग्वेजेस यहाँ पर आती हैं। कौन कौन सी हैं? कन्नड़, तमिल, मलयालम, तुलु। इतनी तो आपने भी सुनी होंगी, राइट। बाकी कौन सी हैं? कोडगु, तोडा एंड कोटा। इनमें से सबसे पुरानी है आपकी तमिल। जो 21 लैंग्वेजेस हैं द्रविडियन ग्रुप की, उसमें से 4 मेजर लैंग्वेजेस हैं। कौन सी? तेलुगु, तमिल, कन्नड़ एंड मलयालम। लिस्ट है वो है आपकी तमिल। और इसी के साथ में हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतने सारा नाम आपको लैंग्वेज के दे दिए, कौन सी पहली कौन सी दूसरी है। टेंशन मत लो, एक बार देखो, पहली बात आपको एक बार में ही समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बुक खोलो, एक बार रीडिंग कर लो। ये मत सोचो कि याद करना नहीं, सिर्फ रीडिंग करनी है एक बार वीडियो देखने के बाद। उसके बाद में रीडिंग कर ली, एक बार और उसी चीज़ को देख लो वीडियो पर, बस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व डेफिनेटली होंगे, ठीक है। अगर ये प्रेशर डाल दोगे ना दिमाग पर कि याद करना तब याद नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको मेथड यहाँ पर अप्लाई करना है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आगे के जो बचा हुआ चैप्टर है उसको डिस्कस करने के लिए। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।